उस औरत का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसने उस छोटे से बच्चे को जोर से धक्का दिया, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गया और उसे बहुत ज्यादा चोट लग गई थी। उस बच्चे की वहां माँ भी मौजूद थी। वो भागती हुई आई थी, उसके पास गई और उसे उठाया। वो दूसरी औरत हंसने लगी और उसकी हंसी इतनी खौफनाक थी कि वह बच्चा डर गया और उसने अपने कानों पर हाथ रख लिया। इस वक्त फिर से अचानक से उस औरत ने उस बच्चे को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, तो उस वक्त किसी मर्द ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और उस बच्चे को बचा लिया। उसके साथ मेरी आंख खुल गई। मैं सोच में पड़ गया कि ये किस किस्म का अजीब सा ख्वाब मुझे आया है। ये सिर्फ आज की बात नहीं थी, पिछले कुछ दिनों से मुझे अजीब गरीब तरीके के ख्वाब आ रहे थे। जाने में 5 या 6 साल का बच्चा कौन था और वो मेरे ही ख्यालों में क्यों आ रहा था, और 2 औरतें कौन थी। एक औरत का चेहरा तो मुझे कभी नजर ही नहीं आया था, लेकिन जो दूसरी औरत थी जो उस बच्चे के साथ होती थी, मैं उसको देखकर चौंक जाता था, क्योंकि जाने क्यों मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैंने उसे जिंदगी में पहले कभी देख रखा है। लेकिन बावजूद कोशिश के मुझे याद नहीं आता था कि मैंने उस औरत को कहाँ पर देखा है। इन नामुकम्मल और अधूरे से ख्वाबों ने मुझे पिछले कुछ दिनों से बेचैन कर कर रख दिया था, और आज फिर से इस ख्वाब में मुझे परेशान कर दिया। मैंने सोचा कि क्या यह ख्वाब कोई इशारा है या किसी को मेरी कोई ज़रूरत है। मैं अभी तक इन्हीं सोच में पड़ा हुआ था कि नौकर ने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी और मुझे नाश्ते के लिए बोला। मैं फ्रेश होकर नीचे आ गया और जहाँ पर माँ और बाबा मेरा इंतज़ार कर रहे थे। माँ ने मुझे देखते ही परेशानी से कहा कि क्या हुआ, तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे हो। मैं उन्हें हरगिज़ भी अपने ख्वाबों के बारे में नहीं बताना चाहता था, क्योंकि वह दोनों ही मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे और वह मेरे लिए परेशान हो जाते थे। इसलिए मैंने बहाना बनाते हुए कहा कि नहीं, बस थोड़ा सा ऑफिस का कुछ काम है, इस वजह से परेशान हूँ। मेरे पापा इस शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे और अब मैं उनके साथ रोज़ जाता था, क्योंकि पापा का यही था कि अपना सारा कारोबार मेरे हवाले करके और खुद आराम करे। इन ख्वाबों की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान तो था ही, लेकिन मैंने अपने आप को समझा लिया था कि ये सिर्फ ख्वाब है और मेरा वहम है। मुझे इतना सोचकर अपने आप को परेशान नहीं करना चाहिए। नाश्ता करते हुए जब पापा ने मुझे खुशखबरी सुनाई कि उन्होंने मेरे लिए एक नई गाड़ी ली है, तो मैं सब कुछ भूल कर खुश हो गया था। काफ़ी टाइम से मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं नई गाड़ी खरीद लूं, लेकिन झिझक की वजह से मैं पापा से कह नहीं पा रहा था, और उन्होंने मेरे कहे बिना ही मेरी ख्वाहिश पूरी करके मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया था। मैं इस वक्त नाश्ता अधूरा छोड़कर उनसे गाड़ी की चाबी लेकर ऑफिस के लिए निकलने चला गया था। अब मेरा पहला दिन था। मैंने सोचा कि पहले मैं थोड़ा सा शहर में घूम लूं, फिर ही दफ्तर जाऊंगा। यूं ही 1-2 घंटे की लॉन्ग ड्राइव के बाद जैसे ही गाड़ी सिग्नल पर रुकी, तो अचानक से एक फकीरनी आकर मेरा दरवाज़ा बजाने लगी। उसने मुझे देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे वह मुझे देखकर कुछ चौंक सी गई हो, लेकिन ये शायद मेरी ही गलतफहमी थी, क्योंकि मैं कौन सा उसे जानता था। उसने अपने रोज़ के मुताबिक मेरे आगे हाथ नहीं फैलाया था, बल्कि मुझे देखती रही थी। मैंने उलझन से सोचा कि ऐसा क्या है जो मुझे ऐसा देख रही है। क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है? मैं आईने में अपने आप को देखा तो ऐसा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर वह मुझे ऐसे क्यों देख रही थी। मैंने जब उसे कुछ पैसे की तरफ बढ़ाए तो वो ना लिए उसने, और कुछ नहीं बोली, लेकिन उसने पैसे नहीं लिए और एकदम से सिग्नल चालू हुआ तो मैं गाड़ी लेकर आगे चला गया। और मैंने सोच लिया कि शायद अब हमारी मुलाकात कभी नहीं होगी। ये मेरी उस वकीलनी से पहली मुलाकात थी, जिस पर मैंने उसे गौर से देखना भी गवारा नहीं समझा था, और मैं चाहता था कि मैं उसके साथ एक बार और मिलूं। उस दिन माँ ने कहा था कि मैं फारिया को कुछ शॉपिंग करवा कर आ जाऊं। फारिया मेरी मंगेतर थी और बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली थी। हम दोनों एक दूसरे को यूनिवर्सिटी के ज़माने से ही पसंद करते थे। वो बाबा के दोस्त की बेटी थी और हमारे ख़ानदान के लोगों को उस पर कोई एतराज़ नहीं था। इसी वजह से हमारी छोटी सी एक मंगनी का फंक्शन हो गया था, जबकि बाबा चाहते थे कि शादी धूमधाम से हो। मैं फारिया को उसके घर से पिक किया और हम दोनों बाजार चले गए। शॉपिंग करने के बाद जैसे ही हम अपनी गाड़ी में आकर बैठने लगे, तो एकदम से फिर से वो फकीरनी हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। फारिया ने मुझे इशारा किया और कहा कि उसे कुछ पैसे दे दो। मुझे उस फकीरनी पर हैरत हो रही थी, जिसने अभी तक पैसे लेने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाए थे। मुझे उसके रवैये पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि एक तो उसका काम है भीख मांगना और उस पर ये नखरे दिखा रही है। मैं उसको पैसे देने लगा तो वह रोने लगी और अपने हाथ में मौजूद डंडा जिसके सहारे वो चल रही थी, मुझे पकड़वा कर कहने लगी कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे इस डंडे से मारो। मैं उछल कर पीछे हटा और चिल्लाते हुए कहा
कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, मैं भला तुम्हें क्यों मारूंगा। फारिया ने मेरे कान में कुछ कहा कि मुझे तो लगता है कि बुढ़िया पागल है, तुम निकलो यहाँ से। इतने में फकीरनी मुझे ज़बरदस्ती अपना डंडा पकड़वा गई। मैंने जल्दी से उसको नीचे फेंका और फारिया के साथ आकर गाड़ी में बैठ गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह औरत आखिर क्या चाह रही थी। फारिया मुझे कहने लगी कि मुझे लगता है कि अब इन फकीरों ने हम अमीर लोगों को लूटने का कोई नया तरीका ढूंढ लिया है। शायद वह हमें लोगों के सामने बुरा साबित करना चाहती थी कि मुझे मार रहा है, और फिर बाद में वो बदले में हमसे बहुत सारे पैसे मांगती। मैंने उसकी हाँ में हाँ मिला दी और कहा, मुझे भी यही लग रहा है कि वह हम लोगों को फंसाना चाह रही थी। जाने इन भिखारनों को क्या हो गया है, भीख मांगने की बजाय अभी लोगों ने लूटना शुरू कर दिया है। बहरहाल हम बहुत जल्द घर वापस आ गए थे। मैं थोड़ी देर उसके घर में बैठने के बाद अपने घर पर वापस चला आया था। जैसे ही मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा तो गैराज में ताए बाबा की गाड़ी खड़ी थी, जिसे देखकर मैं समझ गया था कि ताए बाबा घर पर आए हुए हैं। मैं उनके सामने जाने पर थोड़ा सा नर्वस था, क्योंकि ताई अब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। बात ही बात पर मुझे डांटते रहते थे और उनका मेरे साथ रवैया बहुत ही ज़्यादा गलत होता था, जिससे मैं अंदाज़ा लगा लिया था कि मैं उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं हूँ। मैं बचपन से ही उनके घर आना जाना छोड़ रखा था, लेकिन जब भी वो हमारे घर पर आते थे तो मैं इधर उधर हो जाता था और कोशिश करता था कि मैं उनसे ना मिलूं। जाने क्यों मुझे उनसे बहुत सारे मसले और शिकायतें थी। मैं जब भी बाबा से पूछता था कि ताए बाबा मुझसे ऐसे क्यों जलते हैं, तो वो बहाना बना देते और बात को टाल देते थे। अगले कदम पर मैं सोच में पड़ गया कि उन्हें सलाम करूं या सलाम किए बिना ही गुजर कर अपने कमरे में चला जाऊं। फिर इरादा तो मेरा यही था कि मैं चुपचाप अपने कमरे में चला जाऊंगा, लेकिन जैसे ही ड्राइंग रूम के दरवाजे से गुजरा तो अपना नाम सुनकर मैं चौंकते हुए रुक गया। ताए बाबा गुस्से में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि तुम अरुण को कब हकीकत बताओगे। अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मुझे बताओ, मैं सब कुछ उसको बता दूंगा। मैं परेशानी से सोचा कि किस बारे में बात हो रही है। मेरे संस्कारों में बिल्कुल भी नहीं था कि मैं चुपचाप उनकी बातें सुनूं, लेकिन बात मेरी ही हो रही थी तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं वहीं पर खड़ा होकर सुनने लगा। बाबा ने जवाब दिया कि भाईजान, मेरा एक ख्याल है कि बात इतनी ज़रूरी नहीं कि अरहम को बताई जाए, और हमारे दरमियान ये पहले ही तय हो चुका था कि ये बात राज ही रहेगी, तो इस वक्त ये मामला उठाने का क्या मकसद है। तो ताए जान कहने लगे कि इस वक्त मैं मामला इसलिए उठा रहा हूँ। तभी मेरे पापा ने उन्हें रोकते हुए कहा, क्या आपको पता है अगर ये बात उसके रिश्ते वालों को पता चल गई तो हमारी कितनी ज़्यादा बदनामी होगी। माँ कहने लगी, भाईजान आप तो फिजूल में ही बात को बढ़ा रहे हैं, उन्हें कौन बताएगा। ये राज तो हम तीनों के बीच हैं और हमेशा हम तीनों के बीच में ही रहना चाहिए। आप अपने भाई और भाभी को बेइज्जत करना चाहते हैं तो बेशक ये बात जाकर दुनिया वालों को बता दीजिए। मैं उलझन से सोचने लगा कि आखिर ये किस राज की बात हो रही है, मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया गया है। क्या राज ये मुझसे जुड़ा हुआ था? यह बात कुछ अलग थी। मैं सोचता हुआ अपने कमरे में चला आया था। ये इतना सीधा मामला नहीं था कि मैं परेशान नहीं होता, जबकि बात ही मेरे बारे में हो रही थी। ताए बाबा के जाने के बाद मैं माँ बाबा के कमरे में गया और उनसे सीधा सवाल किया। मैंने कहा कि मैं आपकी और ताए की कुछ बातें सुन ली थी, और क्या आप मुझे बताओगे कि आप मुझसे क्या छुपा रहे हो। मेरी बात सुनते ही माँ का रंग उतर गया और बाबा भी घबरा गए और घबराते हुए कहने लगे, नहीं नहीं बेटा, ऐसे तो कोई बात नहीं है, वो हम भला तुमसे क्या छुपाएंगे, कुछ भी नहीं है, तुम परेशान मत हो। माँ ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन दोनों का रवैया साफ साफ बता रहा था कि कोई बड़ी बात है जो मुझसे छुपाई गई है। मैं उन दोनों से पूछने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था, लेकिन उन दोनों ने नहीं बताया। अब मुझे बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा होने लगी थी और मेरे लिए इस राज तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं सीधा ताई जान से ही पूछ लेता हूँ। अगले दिन मैं ताई जान के घर गया। वो मुझे अपने घर पर देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुए, लेकिन जब मैं उनसे साफ साफ बात की और पूछा कि आप कल किस राज के बारे में बात कर रहे थे, तो वो कहने लगे कि मैं तुम्हें इस राज के बारे में बता तो दूंगा, लेकिन तुम्हारे माँ बाप ने मुझे मना किया है। अगर उन्होंने मुझसे वादा न लिया होता तो मैं तुम्हें बता देता। बेहतर है कि तुम उनसे जाकर ही पूछो। घर आया तो माँ मेरे इंतज़ार में बैठी थी और कहने लगी, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, बस असल में बात ये थी कि हमने बचपन में ही तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे ताए बाबा की लड़की से तय कर दिया था, जो बाद में टूट गया था। तो तुम्हारे ताए भी यही चाहते थे कि ये बात फारिया और उनके घर वालों को पता चलनी चाहिए, ताकि वे बाद में कोई मसला खड़ा ना करे। मैं तो ये सुनकर हक्का बक्का रह गया था। न जाने क्यों मुझे ये माँ की बात झूठ लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वह मुझे तसल्ली देने के लिए झूठी कहानी बता रही हो। फिर मैंने सोचा कि ऐसा ही हो, तभी तो ये रिश्ता टूट जाने की वजह से मुझसे ही उखड़े उखड़े रहते हैं।
मैं खुद को फिक्र से आज़ाद कर चुका था और अपने कामों में लग गया। कुछ दिनों के बाद की बात थी, जब मैं ऑफिस से घर वापस आ रहा था तो मुझे अचानक याद आया कि सुबह माँ ने मुझे कहा था कि कुछ रुपए फ़कीरों को ज़रूर दे देना। मैं गाड़ी का रुख फ़कीरों की तरफ मोड़ लिया और पैसे बांटने लगा। जो ही मैं आखिरी वाली झोपड़ी में गया और उस औरत को पैसे देने के लिए आगे बढ़ा तो उसकी शक्ल देखकर ही मैं उछल कर पीछे हट गया। ये तो उसी दिन वाली फ़कीरनी ही थी जिससे बाजार में पैसे लेने की बजाय खुद को चोट पहुंचाने की बात की थी। मुझे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और भागकर मेरे पास आई और कहने लगी कि तुम मेरे लिए यहाँ पर आए हो ना। मैं परेशान होकर उसको भी पैसे देना चाहा तो वह फिर से मना करते हुए कहने लगी, नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम मुझे मार लो जितना मारना चाहते हो। मैंने परेशान होकर पूछा कि तुम ऐसा क्यों चाहती हो कि मैं तुम्हें मारूं, और मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है? मैं तो तुम्हें ढंग से जानता भी नहीं हूँ। तो वो कहने लगी कि मगर मैं तो तुम्हें जानती हूँ ना, और बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ कि तुम मुझे जितना चाहो उतना मारो, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। ये पागल औरत तो मेरे पीछे ही पड़ गई थी। गाड़ी बंद कर बैठा और गाड़ी वहाँ से भगा ली। मैं गाड़ी के अंदर बैठा और गाड़ी वहाँ से भगा ली। मुझे अब उस औरत से डर लगने लगा था कि न जाने वे कौन थी और क्यों मेरे पीछे पड़ गई थी। उसी औरत के बारे में मैं सोचते हुए सो गया और उस रात मैंने फिर से वही ख्वाब देखा, वही 2 औरतों और एक बच्चा, लेकिन इस बार मुझे ख्वाब में एक मर्द भी दिखाई दिया जो उस बच्चे को प्यार कर रहा था। फिर मैंने एक अजीब सा मंजर देखा कि उस घर को आग लग गई और वह दूसरी औरत घर के बाहर खड़ी चीख रही थी। अचानक उस औरत का चेहरा देखा तो उस वक्त मेरी आंखें खुल गई। मैं डर कर उठ गया। ये सब क्या हो रहा था? आज पहली बार उस दूसरी औरत का चेहरा दिखा था और वो उस फकीरनी जैसा ही लग रहा था। मैंने अपना सर हाथों में थाम लिया और अगले दिन डॉक्टर के पास गया और उसने मुझसे कहा कि आपने उस फकीरनी को अपने सर पर ज़्यादा ही हावी कर लिया है, इसलिए वह आपको हर जगह दिखाई दे रही है। इसके बारे में सोचना भूल जाए, आप इस औरत के बारे में सोचना ही छोड़ दे। ये मेरी बहुत बड़ी बात थी कि वह मुझे ख्वाब में क्यों दिखाई दे रही थी, ये क्यों मेरे साथ हो रहा था, वो तीनों कौन थे, और वो दूसरी औरत जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाह रही थी। डॉक्टर की दी गई ही गोलियों से मुझे काफ़ी ज़्यादा आराम मिला और कई दिनों तक मुझे वह अजीब गरीब ख्वाब नज़र नहीं आए थे और मुझे आराम मिल गया कि शायद मेरे दिमाग का ही मसला था। लेकिन मैं उस बूढ़ी औरत को नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था। एक दिन वह औरत मुझसे मिलने दफ्तर भी चली आई थी। जब मुझे मेरे गार्ड ने बताया कि एक बूढ़ी औरत उससे मिलना चाहती है, और मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया, लेकिन ये सोचकर अंदर बुला लिया कि शायद कोई मजबूर तो होगी, किसी मुश्किल में होगी। लेकिन जब मैंने उसको देखा तो मैं परेशान हो गया कि वही औरत थी, अब यहाँ पर क्या लेने आई थी। मुझे कहने लगी कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मुझे उससे घिन आ रही थी, इसलिए मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उसे वहाँ से भगा दिया। मेरा ख्याल था कि अब वह इतनी बेइज्जती के बाद मेरे आसपास भी नहीं आएगी, लेकिन एक दिन तो हद हो गई थी। मैं घर ही ना था जब नौकर ने मुझे बताया कि एक बूढ़ी फ़कीर औरत आपसे मिलना चाहती है। मेरे सुनते ही मुझे गुस्सा आ गया और मैं सोच लिया कि मैं आज साफ साफ बात कर कर ही रहूँगा कि आखिर वो चाहती क्या है और क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई है। वो घर के बाहर खड़ी हुई थी। मुझे देखते ही उसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और कहने लगी कि तुम रोज़ मेरे ख्वाबों में आते हो, तुम मुझे माफ़ क्यों नहीं कर देते हो। मैंने पूछा किस बात की माफ़ी चाहती हो। मैं जान छोड़ते हुए कहा कि ठीक है, जिस बात के लिए भी तुम्हें माफ़ी चाहिए मैंने तुम्हें माफ़ किया। ऊपर वाले का वास्ता है आइंदा मेरे सामने मत आना। वो बहुत खुश होते हुए वहाँ से चली गई और मेरा ख्याल था कि अब वो दोबारा भी मेरे सामने नहीं आएगी, लेकिन ये भी मेरी गलतफहमी ही साबित हुई थी। वैसे तो मैं दफ्तर में ही लंच कर लेता था, लेकिन उस दिन मैंने सोचा कि घर आकर माँ और बाबा के साथ ही लंच करूँगा। जैसे ही मैंने ड्राइंग रूम में कदम रखा मेरा दिमाग हिल गया। ड्राइंग रूम में वही बुढ़िया फ़कीरनी औरत नज़र आ रही थी। हैरत वाली बात ये थी कि वह सोफ़े पर बैठी रो रही थी और दूसरे सोफ़े पर मेरे माँ बाबा बैठे सुकून से उसकी बातें सुन रहे थे। जाने उसने अपनी झूठी सच्ची ऐसी क्या कहानी सुनाई थी जो माँ बाबा ने उसे इस तरीके से बताया हुआ था। माँ की मुझे आवाज़ सुनाई दी। वो उस फ़कीरनी से कह रही थी कि जो कुछ भी तुमने हमें बताया वो हरगिज़ भी हमारे बेटे को मालूम नहीं होना चाहिए। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है और ये पिछली बातें उसके लिए कुछ मायने नहीं रखती है। तुम यूँ उसके सामने बार बार बताया करो। हमने उसे कुछ भी नहीं बताया है और वो इस राज से बिल्कुल अलग है और ये राज रहे तो बेहतर है। तुम भी आज के बाद उसके सामने गलती से मत आ जाना। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। वाकई मैं सोच रहा था वो सच था। माँ और बाबा सच में कोई बात मुझसे छुपा रहे थे जो ताए बाबा और ताई को भी पता था और ये सब जानते थे। और मुझे ऐसा लगता था कि ये फ़कीरनी औरत ये सब साथ जानती है। यानी मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम राज था जो उन चारों को मालूम था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था।
अब मैं अपने आप को और ज़्यादा परेशान में नहीं रख सकता था और मुझे हर हाल में सब कुछ मालूम करना था कि ऐसी क्या बात है। इसीलिए मैंने भी एक गेम खेलने का फैसला कर लिया। मैंने अंदर जाते हुए कहा कि मैंने सब कुछ सुन लिया है। जो कुछ आप मुझसे छुपाना चाह रहे हैं वो सब कुछ मैं अपने कानों से सुन चुका हूँ। माँ मुझे खड़ा देखकर घबरा गई और कहने लगी कि तुम कब आए। मैंने कहा कि मैं बहुत देर से आया था और आपकी बातें सुन रहा था। आपने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? मैं जानबूझकर अपनी बात का आवाज़ इस तरीके से किया था ताकि जो कुछ राज भी हो तो वो भी मेरे सामने आ जाए। और वही हुआ जैसे मैंने सोचा था। बाबा कहने लगे कि हमने कभी नहीं चाहा था कि तुम्हें पता चले कि हम तुम्हारे असली माँ बाप नहीं हैं। हम तुम्हें इस तकलीफ से नहीं गुजारना चाहते थे, इसलिए तुमसे हमेशा ये बात छुपाई थी। ये सुनकर तो मुझे लगा कि कमरे की छत मुझ पर आ गिरी। इतनी बड़ी बात में मुझसे छुपाए हुए थे। काश ये बात मुझे पता ही नहीं चलती। काश मैं इस राज तक पहुंचने की इच्छा ही नहीं रखता। मैं तो थर सा काँप गया था और लड़खड़ाते हुए बड़ी मुश्किल से सोफे पर बैठा। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी ज़िंदगी की इतनी बड़ी सच्चाई भी हो सकती है कि जिसे मैं अपनी सारी उम्र अपना माँ बाप समझता रहा वो तो मेरे माँ बाप थे ही नहीं। मैंने पूछा कि अगर आप मेरे माँ बाप नहीं हैं तो कौन है? तो वो फ़कीर औरत मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ, तुम्हारे असल माँ बाप की कातिल हूँ। मैं तुम्हारे बाप की पहली बीवी थी, लेकिन मैं उसे औलाद न दे सकी, तो उसने अपनी पसंद से दूसरी शादी कर ली और शादी के 1 साल बाद तुम पैदा हो गए थे। मैंने अपने आप को समझने और समझौता करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी, लेकिन मैं अंदर ही अंदर नफरत की आग में जलती रही थी। मेरा पति मेरे सामने मेरी सौतन और मेरे सौतेले बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, तो मेरे तन बदन में आग लग जाती थी। 5 से साल इसी तरीके गुजर गए। मेरे सब्र का पैमाना भर गया था। अब मैं अपने पति को बांटने के बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने तुमसे और तुम्हारी माँ को बहुत ज़्यादा मारा ताकि वो किसी तरीके से मेरे पति को छोड़कर चली जाए। 1-2 बार तो मैं तुम दोनों को घर में कैद कर रख कर आग लगा दी थी, लेकिन एंड टाइम पर तुम दोनों किसी न किसी तरीके से बच गए थे। फिर एक दिन जब तुम्हारी माँ तुम्हें अपने साथ लेकर मायके जा रही थी तो मैंने उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया। गाड़ी खाई में गिरवा दी थी। मुझे लगा कि इस बार से मैं तुम दोनों ही मर चुके होगे। तुम दोनों के जाने का सदमा मेरा पति बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने भी अपनी जान ले ली। तब से मेरा ज़मीर मुझे कोसने लगा था और मैं पछताती थी। हर रोज़ मरने लगी। मेरे सब रिश्तेदार ने छीनकर मुझे घर से निकाल दिया और मैं दर दर की मोहताज हो गई, क्योंकि मुझे लगता था कि ये सब कुछ मेरे गुनाहों की सज़ा है। उस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया, क्योंकि तुम तो हूबहू अपने बाप की शक्ल के हो। इसलिए मैं तुम्हारे सामने आकर तुमसे माफ़ी मांगती थी और तुम भी मुझे माफ़ कर अपना बदला उतार लो। बाबा मुझे कहने लगे कि हमें माफ़ कर दो, हमने इतनी बड़ी सच्चाई तुमसे छुपाई। 20 साल पहले की बात है, हम दोनों मियाँ बीवी परदेश जा रहे थे। वो हादसा हमारी आंखों के सामने हुआ था। तुम्हारी माँ को तो हम नहीं बचा सके, लेकिन तुम बच गए थे। सर पर चोट लगी थी। तुम्हारी माँ का और हमने फैसला कर लिया था कि हम तुम्हें अपना बेटा बना लेंगे, क्योंकि हमारे कोई औलाद नहीं थी और हमारे साथ गाड़ी में हमारे बड़े भाई भी मौजूद थे और हमने उनसे वादा किया था कि ये राज वे किसी को नहीं बताएंगे कि तुम हमारे बेटे नहीं हो। तो ये वजह थी कि मैं उनका सगा भतीजा नहीं हूँ, इसलिए वे मुझसे इतना जलते थे और ये सब कुछ जानना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ ज़दा था। लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं हो सकता था। बेहतरी इसमें थी कि मैं सच्चाई को कबूल कर लेता। मैंने उस औरत को कहा कि अब वह दोबारा कभी मेरे सामने ना आए। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। मैंने फारिया और उनके घर वालों को भी सब कुछ सच बता दिया था, लेकिन फारिया मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उसे मेरी सच्चाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और उसने मुझसे शादी कर ली। कुछ साल बाद पता चला कि जो मेरी सौतेली माँ थी उसकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। यानी जैसा उसने किया था वैसा उसके सामने आ गया था। धन्यवाद दोस्तों।